वेलकम टू रिलायबल इंग्लिश क्लास चोपड़ा। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड की सेकंड यूनिट की थर्ड पोएम, जिसका नाम है इंचकेप रॉक और जिसे लिखा है रॉबर्ट साउथी ने। दोस्तों, यह एक गाथा गीत है, मतलब एक बैलड है, जो हमें स्कॉटलैंड के एंगस के पूर्वी तट से लगभग 18 किलोमीटर दूर उत्तरी सागर में एक चट्टान इंचकेप रॉक की लीजेंड के बारे में बताती है। इंचकेप रॉक की लीजेंड आप देख सकते हो, इंचकेप रॉक। दोस्तों, यह कहानी आबे ब्रो थोक की है, जिसके मठाधीश और शैतानी सर राल्फ द रोवर के बारे में है। मठाधीश ने खतरनाक इंचकेप चट्टान पर एक घंटी स्थापित करने की महान उपलब्धि हासिल की, जिसने पहले कई जहाज़ों को बर्बाद कर दिया था। तूफान के दौरान उसकी घंटी बजी और गुजरने वाले जहाज़ों के लिए अलर्ट जारी किया। इसलिए नाविक जानता था कि चट्टान कहाँ है और दुर्घटना के खतरे से बच सकता है। उन्होंने मठाधीश को उसके अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। इंचकेप बेल बिठाने का जो उनका कार्य था, उस वजह से बहुत सारे जो जहाज थे दुर्घटना से बचे। लेकिन दोस्तों, यह रोवर था, यह सर राल्फ द रोवर था, जो आप देख सकते हैं, जिसने मठाधीश की प्रसिद्धि से ईर्ष्या महसूस की और इंचकेप चट्टान से घंटी काटने की योजना बनाई, और इसलिए उसने वो इंचकेप बेल वहाँ से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई। यह राल्फ द रोवर वास्तव में एक समुद्री डाकू था, इसलिए उसे अधिक जहाज़ों को खतरे में डालकर लूटने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए घंटी को नष्ट करने की आवश्यकता थी। लेकिन आखिरकार वह खुद इंचकेप चट्टान के शिकार हो गया। एक दिन उसका जहाज तूफानों के बीच में रह गया, दिशा भटक गया और चट्टान से टकरा गया। इस प्रकार रोवर को उसके पापपूर्ण कार्य की शिक्षा मिली, दंड मिला। यहाँ कवि रॉबर्ट साउथी ने अपनी कविता के माध्यम से एक संदेश दिया है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तो द इंचकेप रॉक कविता साउथी की अधिकांश कविताओं की तरह प्रकृति में उपदेशात्मक है। तो दोस्तों, देखते हैं द इंचकेप रॉक स्टांजा नंबर 1। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. कवि समुद्र तट के पास शांत जल और आकाश के साथ प्राकृतिक सेटिंग सेट करता है। तट के पास एक जहाज है जो स्थिर है और अपनी खड़ी कील के साथ गतिहीन है। आप कील को देख सकते हो यहाँ पे। किसी भी आत्मा को आने वाले तूफान के किसी भी संकेत के लिए सेटिंग में कुछ भी नहीं है। इस स्टांजा में कवि समुद्र की शांति का वर्णन करता है। हवा, समुद्र, जहाज सब शांत है। जहाज के पालों को हवा से कोई गति नहीं मिल रही थी। इसकी कील समुद्र में स्थिर थी। तो दोस्तों, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन. हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell.
they did not move the Inchcape Bell. दूसरा स्टांजा बताता है कि ड्राउजी हुई समुद्री लहरें वे बहुत अधिक ऊर्जा या ध्वनि के बिना बहते हैं। वे इंचकेप रॉक के इतने हल्के से पानी देते हैं कि वे उस पर स्थापित घंटी भी नहीं बजाते हैं, जैसे कि पूरा माहौल नींद में डूब जाता है। इस स्टांजा में हल्की समुद्री लहरों का वर्णन है। लहरें इतनी कम उठ रही थी और गिर रही थी कि वे कोई संकेत या आवाज नहीं कर रही थी। लहरें बिना हिले या बिना घंटी बजाए इंचकेप रॉक के ऊपर से धीरे धीरे बह रही थी। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल, they did not move the Inchcape Bell. Third stanza, the abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. दोस्तों, कवि उस घंटी के इतिहास के बारे में बात करता है जिसे एबेब्रोथॉक के एबॉट द्वारा, एबॉट मतलब मठाधीश, स्थापित किया गया था। चट्टान तट को पार करते समय जहाज़ों को जोखिम के प्रति संवेदनशील और पूरी तरह से जागरूक करना उनका इरादा संभावित टक्कर के बारे में उन्हें चेतावनी देना था। इंचकैप रॉक का घंटी चट्टान से बंधी एक तैरती हुई बॉय से जुड़ी थी। जैसे ही लहरें बुआ से टकराई, घंटी ने नाविकों को किसी भी संभावित दुर्घटना या त्रासदी से बचने के लिए जोर से चेतावनी दी। द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. दोस्तों, देखते हैं स्टांजा नंबर 4. When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. कवि इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि इंचकेप चट्टान समुद्र से विशेष रूप से ऊंची लहरों के दौरान दिखाई नहीं देती थी। मरीनर्स को घंटी की आवाज से ही इसकी उपस्थिति के बारे में अवगत कराया जाता था। वे आभारी नाविक ने मठाधीश को उनकी दया और करुणा के लिए धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी। When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, perilous, dangerous, and blessed, gave blessings, the abbot of Aberbrothock. Stanza number 5. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. कवि दिन की तस्वीर को और विस्तार से बताता है। यह धूप और उज्जवल था और जोश और प्रसन्नता से भरा था। पक्षियों ने नृत्य किया और चंचलता से उड़ान भरी, जबकि जहाज के आदमियों के कदम में कुछ उछाल बना रहा। यह स्टांजा एक हर्षित वातावरण प्रदान करता है, जैसे कि आमतौर पर हर आपदा से पहले होता है। एक विशेष उज्जवल दिन पर सब कुछ हर्षित लग रहा था। समुद्री पक्षी समुद्र के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। आप देख सकते हो, द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे,
All things were joyful on that day. Joyful, happy. The seabirds screamed as they wheeled round. Screamed, cried. Wheeled round, circled round. And there was joyance in their sound. Joyance, happiness. Stanza number 6. The boy of the inch-cap bale was seen. A darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. इस स्टांजा में रीडर्स को कवि सर राल्फ की पहली झलक मिलती है, जो लंगर वाले जहाज के कप्तान है। चूंकि दिन साफ था और पानी हरा था, बुआ आसानी से काले रंग के रूप में पहचाना जा सकता था जिस पे वो बेल लगाई थी। वह डेक पर खड़ा था, उस बुआ को देख रहा था जो समुद्र के विशाल नीले हरे रंग के कैनवास के भीतर एक अंधेरा स्थान था। आप देख सकते हो। कविता के इस स्टांजा में सर राल्फ का पहली बार परिचय दिया गया है। उस अच्छे दिन पर इंचकेप रॉक पर बोया मतलब चट्टान दिखाने के लिए एक लंगर वाला तैरता हुआ चिन्ह, जो आप देख सकते हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था क्योंकि यह हरे समुद्र में एक काला धब्बा था। सर राल्फ रोवर अपने जहाज के डेक पर गया और बोया के अंधेरे स्थान पर देखा। द बोया of the Inchcape bale was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. Stanza number 7. He felt the cheering power of spring. It made his whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rower's mirth was विकेडनेस। कवि अब अपनी भावनाओं के बारे में बात करता है। इस खूबसूरत दिन ने उनकी आत्माओं में और अधिक उत्साह जोड़ा है और उन्होंने इसे एक सीटी और एक गीत के माध्यम से व्यक्त किया, सीटी बजाकर और गीत गाकर। इसने उस भयावह विचार को छिपा दिया जो उस खुशनुमा मुखौटे के पीछे छुपा था। यह स्टांजा राल्फ की भावनाओं और विचारों से संबंधित है। वह वसंत ऋतु के अच्छे वातावरण पर प्रसन्न था। वह सीटी की आवाज कर रहा था और खुशी से गा रहा था। वह वास्तव में बहुत खुश था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के पीछे उसके मन में एक पापी विचार था। He felt the cheering power of spring. He made his whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rower's mirth was wickedness. Stanza number 8. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbro Thorpe. कप्तान के काले दिमाग के अंदर छिपे शैतानी विचारों ने कुछ बुरे विचारों को उभारा। वह घंटी को नष्ट करना चाहता था और पहले से न सोचा जहाज़ों पर कहर बरसाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को एक नाव को नीचे करने का आदेश दिया और उस पर चढ़कर बोया और उसके ऊपर लगी घंटी के करीब पहुंच गया। वह एबॉट के अच्छे काम और नाम को मिटा देना चाहता था। यह स्टांजा में रोवर स्वयं बोलता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है। उसकी नज़र इंचकेप रॉक पर तैरती हुई बुआ पर टिकी थी, बेल पर टिकी थी। सर राल्फ द रोवर ने अपने चालक दल को नाव को इंचकेप रॉक तक ले जाने का आदेश दिया। तब वह कहता है कि वह एबेब्रोथॉक का एबॉट के भले काम को नष्ट करने का प्लान बनाता है और उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat. बोट बाहर निकालो।
एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक, और मुझे इंचकेप रॉक तक लेके जाओ. आई विल प्लेग द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक. द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bale from the Inchcape float. कप्तान नाव को बोया और इंचकेप रॉक तक ले गए. तिरस्कार और क्रूरता के एक झटके में वे घंटी को जड़ से उखाड़ देते हैं. अब कवि उखड़े हुए समुद्र से घिरी एक उखड़ी हुई घंटी का चित्रित करता है और वह अपनी गहराई तक डूब जाती है. इस स्टांजा का वर्णन है कि राल्फ द रोवर के लोग नाव को इंचकेप रॉक तक ले गए. वहां वह नाव पर झुक गया और चट्टान की घंटी को काट दिया. आप देख सकते हो. द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन रो, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bale from the Inchcape float. Down sunk the bale with a gargling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. दोस्तों, जैसे कि एक शोकपूर्ण रोना, घंटी के चारों ओर कुछ बुलबुले फूटते हैं लेकिन जल्द ही दूर हो जाते हैं क्योंकि घंटी समुद्र के अंधेरे खालीपन में डूब जाती है. शैतानी कप्तान, शैतानी सर राल्फ द रोवर अपने कार्यों पर गर्व करता है और उम्मीद करता है कि कोई भी कभी भी मठाधीश को उसकी घंटी और उदारता के लिए धन्यवाद नहीं देगा, ब्लेसिंग्स नहीं देगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा. यह स्टांजा में दिखाया गया है कि कैसे बुदबुदाती आवाज करते हुए घंटी नीचे गिर गई. चारों ओर बुलबुले उठे और फूट पड़े. सर राल्फ यह सोचकर खुश थे कि घंटी अब और जहाजों को नहीं बचाएगी और नाविक अब मठाधीश को आशीर्वाद भी नहीं देंगे. डाउन संक द बेल with a gargling sound, the bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. अपने घृणित कार्य पर गर्व करते हुए कप्तान ने कई समुद्रों और कई दिनों में एक नई यात्रा पर निकल गया. जब उसने पर्याप्त खजाना संपत्ति लूट एकत्र कर ली तो वह स्कॉटिश तटों पर वापस चला जाता है. सर राल्फ रोवर फिर चट्टान से दूर चला गया. इसके बाद उन्होंने कई जहाज़ों को लूट लिया जो इंचकेप रॉक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए. वह अब सभी लूटे गए खजानों के साथ एक अमीर आदमी है और आज वह अपने जहाज के साथ स्कॉटलैंड के तट पर जा रहे हैं. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. उसकी वापसी का दिन काला और गंभीर हो जाता है. सूरज अपनी गर्मी की बौछार नहीं करता और पूरा वातावरण कोहरे के एक अशुभ और धुंधले आवरण में आच्छादित है. आप देख सकते हो, यहाँ तक कि दिन की तेज हवाएं भी थम गई है. सर राल्फ द रोवर का जो बुरा काम था उसे तो प्रायश्चित करना ही होगा. यह स्टांजा में उस दिन उदास वातावरण
का वर्णन किया गया है। जिस दिन रोवर स्कॉटलैंड के लिए नौकायन कर रहा था, घने कोहरे के पीछे सूरज छिपा है। दिन भर तेज हवाएं चल रही थी और अब शाम होते होते थम गई। सो थिक a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it had died away. On the deck the rover takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. रोवर जहाज के डेक पर तैनात है। कोहरे ने दूर से जमीन को देखना असंभव बना दिया है। समुद्र के चालक दल चिंतित और दहशत में हैं, लेकिन रोवर उन्हें आश्वासन देता है कि चंद्रमा के आने के बाद हल्की और स्पष्ट रात होगी। यह 4 पंक्तियां उदासी जारी रखती है। रोवर अब अपने जहाज के डेक पर है। वे जमीन नहीं देख सकते क्योंकि वह बहुत अंधेरा है। सर राल्फ ने आश्वासन दिया कि चंद्रमा जल्द ही दिखाई देगा और इसलिए प्रकाश होगा। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। कोथ सर राल्फ, इट विल बी लाइटर सून, फॉर देर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। Canst hear, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. दोस्तों, नाविकों में से एक अपनी चिंता रोता है क्योंकि वह समुद्र तट के साथ साथ जहाज की स्थिति भी नहीं बना सका। जैसे ही लहरें एक मुख्य साजिश में बदल जाती है, वह इस तथ्य पर अफसोस जताता है कि उनके डर को कम करने में मदद करने के लिए कोई इंचकेप घंटी नहीं है और उन्हें निकट चट्टानी तट की चेतावनी दी गई है। यह स्टांजा में राल्फ के एक आदमी का कहना है कि वह लहरों की गर्जना की आवाज़ सुनता है जो किसी चीज़ से टकराती है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वे किनारे के पास होंगे। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि इंचकेप बेल अब नहीं रही, क्योंकि यह इस स्थिति में उनका मार्गदर्शन कर सकती थी। अगर वहाँ पे इंचकेप बेल होती तो वह उन्हें मार्गदर्शन कर सकती, लेकिन अफसोस उसे तो उन्हीं ने वहाँ से हटा दिया है। कांस्ट हियर, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. नाविकों में से एक अपनी चिंता रोता है। आपने देखा, इस बीच समुद्र और अधिक अशांत और तेज हो गया। कोई खतरे की घंटी नहीं बजती और हवा भी रुक जाती। नाव अब लहरों की चपेट में है क्योंकि यह उनके साथ बहती है। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, दो द विंड हैथ फॉलन, दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग। और अचानक एक जोरदार टक्कर होती है जिससे उन सभी को डर लगता है। जहाज इंचकेप चट्टान से टकरा गया। यह एक कुटिल शुरुआत के लिए एक बर्बाद अंत था। यह एक न्याय की घंटा थी, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं आई। ज्वार मजबूत थे। रोवर और उसकी टीम जहाज के साथ साथ बह रही थी। अचानक जहाज को झटका लगता है। वे सभी महसूस करते हैं कि जहाज इंचकेप रॉक से टकरा गई। देखो दोस्तों, दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, दो द विंड हैथ फॉलन, दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ शिवरिंग शॉक। ओ क्रिस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक। Sir Ralph the rover tore his hair
He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. रोवर अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। इंचकेप की चट्टान उसकी समाधि में बदल गई। वह अपनी ही भयानक गलती पर हतप्रभ था और जैसे ही पानी चारों ओर से बह रहा था उसे पता था कि वह अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गया है। जैसे ही उसका जहाज अपने जलमग्न अंत के निकट था उसने अपने स्वयं के भयावह विचार पर शोक व्यक्त किया। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर राल्फ द रोवर हताश था और हताशा में अपने बाल खींचता है। वह अपने बुरे कामों के लिए खुद को शाप देता है। इस बीच जहाज के कोनों कोनों में पानी भर जाता है और वह समुद्र में डूबने लगता है। सर राल्फ द रोवर tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. तो दोस्तों, लास्ट स्टांजा देखते हैं। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rower hear. A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली, उसने अंत में दूर से एक घंटी बजी। उसे दहशत से पकड़ लिया गया। उसे दहशत ने पकड़ लिया। आवाज़ समुद्र की पेट में यमराज की घंटी की थी। सबसे नीचे के डेविल के हाथ में गेंद थी और वह मौत की घंटी को जोर से बजा रहा था। यमराज मौत की घंटी बजा रहे थे। यह रोवर के घातक निधन की अंतिम आवाज़ थी। यह बदला लेने का घातक संगीत था। ये न्याय का संगीत था। तो दोस्तों, कविता के अंतिम स्टांजा में जब रोवर मर रहा होता है तो उसे इंचकेप बेल के बजने की जैसी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वास्तव में उसकी मौत की घंटी थी जिसे यमराज बजा रहे थे, जिसको शैतान खुद पानी के नीचे से बजा रहा था। इस प्रकार रोवर को उसके पापपूर्ण कार्यों की सजा मिलती है। रॉबर्ट साउथी एक ऐसे कवि है जो हमेशा अपनी कविताओं के माध्यम से शिक्षा देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।